जय हिंद फ्रेंड्स सभी को। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन नियम, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, इमेज, दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण तथा गोली दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उसको देखेंगे। उसके बाद दर्पण द्वारा बनने वाली इमेज के नियम को देखेंगे। बहुत तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। और हाँ, वीडियो आप देखिए, यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले इसमें आएगा आपका दर्पण ध्रुव। सेकंड होगा वक्रता त्रिज्या। थर्ड होगा वक्रता इसको केंद्र कर लेते हैं, वक्रता केंद्र। सेकंड होगा वक्रता त्रिज्या। फोर्थ नंबर पे होगा आपका मुख्य अक्ष। ठीक, पांचवें नंबर पर होगा मुख्य फोकस। एंड सिक्स नंबर पर होगा फोकस दूरी। हम आपको रटाएंगे नहीं, आपसे हम पहले वादा कर दिए हैं, सब कुछ आपको इमेज के माध्यम से पूरी परिभाषाएं हम दिखाएंगे आपको। तो वेट करिए। देखिए, अब हम लोग किसी भी दर्पण के पास चलते हैं, चाहे आप उत्तल चाहे अवतल। कन्फर्म तो हो गए हैं कौन उत्तल कौन अवतल? चलिए बता दीजिए आप जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा दर्पण बना रहे हैं हम। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक दोस्तों, तो देखो अब इस अवतल दर्पण यानी किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहेंगे। देखिए ये मध्य बिंदु है ना, इसको हम क्या कहेंगे? दर्पण ध्रुव। परिभाषा क्या होगी? किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण ध्रुव कहेंगे, जिसे हम पी से व्यक्त करते हैं। आप परिभाषा लिख लीजिएगा। किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? दर्पण ध्रुव। इधर देखिए, इसके लिए भी ऐसे ही होगा। अगर आपने चाहा उत्तल दर्पण के लिए तो देखिए ना मेरे दोस्त, ये भी परावर्तक पृष्ठ ही है। यहाँ जो होगा मध्य बिंदु पी होगा, यही हमारा दर्पण ध्रुव हो जाएगा। चलिए हम लोग वक्रता केंद्र को देखते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है उसको देखते हैं। अभी हमने आपसे बताया क्या कि भाई गोली दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है। तो आप जानते हैं इस खोखले गोले में त्रिज्या होगी जो हमारी आर होगी। ठीक, तो आप जानते हैं यहाँ से हमने काट के निकाला इसको, तो ऐसे बोलेंगे भाई वक्रता केंद्र के लिए, वक्रता केंद्र की जो परिभाषा लिखी जाएगी ऐसे बोलेंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो गोली दर्पण है किसी खोखले भाग से कटा हुआ है, तो गोली दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण की वक्रता केंद्र कहेंगे। ऐसे परिभाषा होगी, गोली दर्पण जिस खोखले कटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का, भैया गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, देखिए भाई गोली दर्पण है, इसका केंद्र जो है वही बोला गया है। गोली दर्पण जिस खोखले कटे हुए गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र जो होगा वो हमारी गोली दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाएगी। वक्रता केंद्र को हम किससे? सी से व्यक्त करते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका हम इमेज बनाते हैं, इस हिसाब से इमेज बनेगा। ऐसे मानते हैं दर्पण हमारा क्या अवतल दर्पण है, मान लिया हमने। ये देखिए ये आपका अभी तक हम लोग क्या मिला, पी मिला लिए हैं। यहाँ हमारी क्या होगी? इसका सेंटर होगा सी होगा। चलिए अब हम अगली हेडिंग होगी हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है फ्रेंड्स? अब देखिए कुछ अलग नहीं है। अभी हमने यहाँ क्या प्राप्त किया था? पी, बिंदु पी यानी दर्पण ध्रुव। वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव को मिलान, वक्रता त्रिज्या जो होगी वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, देखिए वक्रता केंद्र सी और दर्पण ध्रुव के बीच की जितनी दूरी होगी वह दूरी क्या कहलाएगी? हमारी
वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। देखिए परिभाषा यहीं लिख देते हैं हम। वक्रता त्रिज्या के लिए यहाँ मिटाते हैं, इसको लिख देंगे ना। दर्पण ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से परिभाषा आप ले लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण ध्रुव व वक्रता केंद्र। ये देखिए दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हुई? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम क्या करते हैं? स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखिए अगली हेडिंग हमारी मुख्य अक्ष, इसको मिटा देते हैं, फिर मुख्य अक्ष आपको दिखा देते हैं हम। चलिए मेरे दोस्त, मुख्य अक्ष की बात की गई है। हम देखो अभी हमने बोला कि भाई ये आपने दर्पण बना रखा है, अवतल दर्पण। सब लोग कहोगे कि अवतल दर्पण बार बार बनाते हैं, कोई बात नहीं, आप उत्तल दर्पण बना देंगे अगली बार। देखो हमने अभी यहाँ प्राप्त कर लिया क्या? सी क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक, इसके बीच की दूरी क्या? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम मुख्य अक्ष बोलने जा रहे हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव को मिलाने वाली लाइन्स, वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव को मिलाने वाली लाइन्स जो होगी हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, हेडिंग होगी, मतलब परिभाषा होगी, वक्रता केंद्र व दर्पण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक दोस्तों, देखो अभी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वक्रता क्या? त्रिज्या कहलाई थी, लेकिन जो लाइंस इनको मिलाएगी, अब जो लाइंस इनको मिलाएगी, वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव को जो लाइंस मिलाएगी वो हमारी क्या होगी? वो हमारी क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। सॉरी, वो क्या होगी? हमारी मुख्य अक्ष होगी। चलिए मुख्य अक्ष हो चुका है। अब हम लोग परिभाषित करते हैं मुख्य फोकस को। कुछ मुख्य फोकस एक्स्ट्रा नहीं है, इस परिभाषा को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, यही मुख्य फोकस भी लिखेंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बगल हो जाते हैं, फट से लीजिए। चलिए हो गया। चलो मेरे दोस्त मुख्य फोकस देखते हैं। अब क्या कहते हैं ना, जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेंगे, ये देखिए मुख्य अक्ष हो चुका है ना, कंफर्म हो चुका है भाई। मुख्य अक्ष यही है, कुछ नहीं है, यही मुख्य अक्ष यही है। अब देखो कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समानांतर, मतलब यहाँ की दूरी हमेशा समान हो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समानांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ काटेंगी वह हमारा मुख्य फोकस होगा। ठीक, परिभाषा कैसे बनेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेंगी, पहले तो मुख्य अक्ष समानांतर आ रही है, उसके बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जहाँ पर काट रही हैं वो हमारी मुख्य फोकस होगा। मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। परिभाषा ऐसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हूँ वो हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। मुख्य फोकस को इस्तेमाल कैपिटल एफ से व्यक्त करेंगे। चलिए मुख्य फोकस हो गया। अब अगली हेडिंग बची अपनी फोकस दूरी। हेडिंग बची है। अब देखो कुछ नहीं है यार, फोकस दूरी कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं देखो इसी इमेज हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग इमेज अलग अलग बनाइएगा मेरे दोस्त, इमेज अलग अलग बनाइएगा। हमारे पास जगह की शॉर्टेज है इसलिए हम उसी में कर रहे हैं। देखो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। देखो परिभाषा क्या होगी हमारी फोकस दूरी की? फोकस दूरी, ठीक, देखना फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण ध्रुव, देखो ये दर्पण ध्रुव पी आपने कंफर्म कर लिया पहले से, दर्पण ध्रुव मुख्य फोकस कंफर्म कर लिया, तो बोलेंगे दर्पण ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, भाई बीच की दूरी जो होगी वो हमारी स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी होगी।
फोकस दूरी होगी। तो फ्रेंड्स ये था अपना टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, किससे गोली दर्पण से संबंधित इतने शब्दावली हैं जो इमेज बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो अब अपना अगला हेडिंग होगा गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक, अब अपना अगला हेडिंग होगा गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए या फिर गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का नियम, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का नियम या फिर किरण आरेख। बस यही टॉपिक करते हैं, उसके बाद आज वीडियो यहीं रोकेंगे। कल से हम लोग दर्पण से इमेज बनाएंगे, दर्पण से इमेज कैसे बनता है और कितना इसमें रेखीय आवर्धन जो होंगे, कब +1 कब -1, कब 1 कब 0 कब 1 से अधिक होता है, सब कुछ आपको डिटेल में कल की वीडियो में मिलेगा। कल का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। यदि आप इंटर में हैं तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर में भी भाई प्रकाश पढ़ना है आपको पार्ट 2 में। चलिए अगला हेडिंग होगा आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे एक्स्ट्रा जो होगा, पहला नंबर हमने आपको अभी बताया था कि प्रकाश की किरण सदैव बाईं साइड से डाली जाएगी, बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक, पहला नियम होगा। और दूसरा नियम क्या होगा भाई, कभी भी वस्तु से आने वाली किरण 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, 2 नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दर्पण से आपके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रथम नियम में होगा आपका प्रथम नियम। ठीक, देखो अब प्रथम नियम क्या होता है, आपने पढ़ा दर्पण। ठीक, इधर हमने बनाया अवतल दर्पण, इधर बना लेते हैं उत्तल दर्पण। दोनों एक साथ पढ़ते चलते हैं कि दोनों में नियम कैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, दोनों का नियम एक ही होगा। चलो देखो भाई, आपने इसको बना दिया, आप कन्फर्म हो चुके हैं। ये कौन सा होगा, मुख्य अक्ष होगा। तो दोनों को मुख्य अक्ष सेम ले लेते हैं। इसको हमने डॉटेड अंदर किया, मतलब भीतरी सतह कालित हुआ है। तो अब देखो कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समानांतर आ रही है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, परावर्तन के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यह आपका नियम नंबर 1। आपतित किरण है ये, आपतित किरण। और ये कौन सा है, परावर्तित। ठीक, कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। पहला नियम। यहाँ देखिए हमने बोला कभी भी प्रकाश किरणें अगर डाली जाएंगे दर्पण से बाईं साइड से। यहाँ देखिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये अब आभास होगा कि यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर जा रही है। ठीक, वही चीज़ है। पहली किरण, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य समानांतर आ रही है अगर, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। हमने लिखा है ना, वही परिभाषा है। चलिए अब इसको हम ऊपर से मिटाएं। चलिए यहाँ बनाते हैं इमेज। सेकंड, दूसरा परिभाषा। ठीक, द्वितीय नियम लिखते हैं। चलो द्वितीय नियम क्या होगा कि अगर, छोटा बनाएंगे, जगह कम है अपने पास। अगर कोई प्रकाश किरण, देखना भाई मेरे, कोई प्रकाश किरण, ये आपका क्या है, दर्पण ध्रुवीय है। ठीक, ये F है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। देखो अभी ये आपतित किरण थी, आपतित किरण। ठीक, अभी आपतित किरण थी, अब ये परावर्तित हो गई, परावर्तित। जस्ट उसी को उल्टा हुआ मेरे दोस्त। देखो यहाँ दर्पण से मुख्य समानांतर गई थी, फिर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर लौट गई। लेकिन अब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर लौट जाएगी। ठीक, अब इसमें देखना जरा उत्तल दर्पण के लिए कंडीशन क्या होगी। ये हमने उत्तल दर्पण के लिए बनाया। देखो उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण, देखो मुख्य फोकस है, देखो मुख्य फोकस यहाँ मानते हैं, फोकस हमारी ये है। ठीक, अगर मुख्य फोकस पर कोई प्रकाश किरण जाना चाहेगी तो आप देखते हैं इसको आपने क्या कर दिया है,
परावर्तित अपारदर्शी बना दिया है, तो प्रकाश किरण देखो अब इसे सीधे हमने माना कि जा रही है, लेकिन ये परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित होगी कहाँ, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, देखो मुख्य समानांतर लौट गई, लेकिन यहाँ हमने डाटेड किया कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। आपके ये प्रथम नियम था, ये द्वितीय नियम था, और तीसरा नियम देखिए क्या होता है, तृतीय नियम। तीसरा नियम लिखते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक, ये आपका अवतल दर्पण है। अगर कोई भी प्रकाश किरण, ये हमने F माना, ये हमने C माना, कोई प्रकाश किरण अगर इसके C से, ठीक, वक्रता केंद्र से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से लौट कर चली जाएगी। ये कौन किस में होगा, आपके अवतल दर्पण के लिए। चलिए उत्तर दर्पण यही देख लेते हैं, छोटा बनाते हैं उत्तल दर्पण के लिए। देखिए इसका क्या है, ये यहाँ हमने F मान रखा है, यहाँ हमने C मान रखा है। देखिए कोई प्रकाश किरण, देखिए ये C पर जाना चाह रही है, ठीक, तो आपने इधर लेपित कर रखा है, प्रकाश किरण पार तो जा नहीं पाएगी, लेकिन हमने माना कि ये हमारे C पर जा रही है, ठीक, C पर जा रही है, तो जैसे गई उसी रास्ते से लौट आई। बस प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम से, पहला क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। इधर देखिए मुख्य समानांतर जा रही थी, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही थी, दर्पण से परावर्तन के बाद दूसरा ऊपर चली गई, क्योंकि स्पर्श एंगल उधर ऊपर है, आपने पारदर्शी बना रखा है, अपारदर्शी बनाया है, तो नीचे नहीं जा सकती, इसको हमने माना कि डॉटेड करके फोकस पर जाएगी। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर हो जा रही है। देखिए यहाँ मुख्य फोकस पर जा रही है, ये भी देखिए मुख्य फोकस पर जा रही है, इधर जा नहीं सकती है क्योंकि आप इसको अपारदर्शी बनाए हैं, तो रिफ्लेक्ट होकर मुख्य अक्ष से समानांतर लौट गई। प्रथम नियम द्वितीय नियम का जस्ट उल्टा है। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग में रिटर्न हो जाएगी। इसमें देखिए कोई प्रकाश किरण, देखिए ये वक्रता केंद्र जाना चाहती थी, आपने इसको अपारदर्शी बना रखा है, जिधर जाएगी उसी माध्यम में लौट आएगी। तो ये दर्पण से परावर्तन के नियम 3 नियम हैं। अब कल हम लोग देखेंगे दर्पण से जो इमेज बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और हाँ अपने नेक्स्ट फ्रेंड जिसको रिक्वायरमेंट है, बार बार कहता हूँ, उसके पास जरूर शेयर करिए, वीडियो को चुरा के न रखिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।